तो आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं जहां भारत की कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया था। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो हमें दो नामों पर ले जाते हैं, ऐसे नाम जिनसे लगभग हर कोई वाकिफ है, महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ हमलों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है ना? ये उस दौर के भारत की अंदरूनी हालत को समझने की एक कोशिश है। और ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम जान सके कि इन हमलों के पीछे की असली वजह क्या थी। क्या ये सिर्फ दौलत की लूट थी या एक पूरा साम्राज्य बनाने का सपना? और सबसे बड़ा सवाल जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है, उस वक्त के शक्तिशाली भारतीय राज्य इन बाहरी ताकतों का मिलकर मुकाबला क्यों नहीं कर पाए। तो आज का हमारा मिशन यही है। हम इन स्रोतों की मदद से गजनी के दोहरे चरित्र को समझेंगे, गोरी के अलग इरादों को जानेंगे और सबसे जरूरी उस सामंती पहेली को उस सामंती पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे जिसने शायद भारत की किस्मत तय कर दी थी। चलिए इसमें गहरी उतरते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं पहले नाम से, महमूद गजनी। तो महमूद गजनी, ये नाम सुनते ही सोमनाथ मंदिर का ख्याल आता है, एक हमलावर की छवि बनती है। लेकिन कहानी शुरू कहाँ से होती है? गजनी आखिर था क्या? देखिए, गजनी जो आज के अफगानिस्तान में है, उस वक्त यानी 10वीं सदी में एक छोटा सा तुर्की राज्य हुआ करता था। अच्छा, छोटा सा राज्य। हाँ, एक तुर्की रईस द्वारा स्थापित, और इसी राज्य का सुल्तान बना महमूद। लेकिन उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थीं वो उस छोटे से राज्य से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। क्या सपना था उसका? उसका सपना था मध्य एशिया, ईरान और उसके आसपास के इलाकों को जीतना। वो गजनी को एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। इतिहास में एक महान विजेता के तौर पर याद किया जाना चाहता था। और हर बड़े सपने की तरह इसके लिए संसाधन चाहिए। बिल्कुल, एक बड़ी ताकतवर सेना, और सेना को तनख्वाह देने के लिए, घोड़े और हथियार खरीदने के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। और यहीं भारत का जिक्र आता है। ठीक, यहीं पर भारत उसकी योजनाओं का हिस्सा बन गया। महमूद को पता था, उसने सुन रखा था कि भारत के पास बेहिसाब दौलत है। तो उसने भारत को एक खजाने की तरह देखा। एकदम, अपने सपने को पूरा करने के लिए एक खजाना। उसका इरादा साफ था, भारत जाओ, शहरों और मंदिरों से सोना चांदी लूटो और उस दौलत से मध्य एशिया में अपनी लड़ाइयों को फंड करो। मतलब भारत पर कब्जा करना उसका मुख्य मकसद कभी था ही नहीं। कभी नहीं। और ये सिलसिला शुरू हुआ सन 1000 के आसपास। हाँ। हमारे स्रोत बताते हैं कि अगले 25 सालों में उसने भारत पर 17 बार हमले किए। 17 बार। ये तो लगभग हर साल एक बड़ा हमला हो गया। आप सोच सकते हैं कि इसने पूरे उत्तर भारत में एक दहशत का माहौल बना दिया होगा। यकीनन। बिल्कुल। उसका लक्ष्य साफ था, पैसा, और जो भी उसके रास्ते में आया उसे हटा दिया गया, नष्ट कर दिया गया। इसी दौरान उसने पंजाब पर कब्जा भी कर लिया था, है ना? हाँ, और ये एक बहुत चालाक कदम था। उसने पंजाब को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इससे क्या हुआ कि ये उसके लिए भारत में आने जाने का एक सुरक्षित रास्ता बन गया, एक तरह का परमानेंट बेस। स्रोतों में एक और दिलचस्प पैटर्न दिखता है। सन 1010 से 1025 के बीच महमूद ने खास तौर पर मंदिर नगरों को निशाना बनाया, जैसे मथुरा, कन्नौज और सबसे मशहूर सोमनाथ। तो क्या ये सिर्फ पैसे की बात थी या इसमें धर्म का भी कोई एंगल था? क्योंकि मंदिरों को तोड़ने को अक्सर धार्मिक कट्टरता से जोड़ा जाता है। देखिए, ये एक बहुत पेचीदा सवाल है और इसके दोनों पहलू हैं। बेशक मूर्तियों को तोड़कर वो बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक की उपाधि हासिल कर रहा था, जिससे उसे अपने कट्टर समर्थकों के बीच वाहवाही मिलती। बिल्कुल। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो उसका असली धर्म पैसा था। मंदिर उस जमाने के बैंक हुआ करते थे। सदियों की दौलत, सोना, जवाहरात सब वहीं जमा होता था। वो जानता था कि सबसे ज्यादा माल वहीं मिलेगा। तो धर्म एक सुविधाजनक बहाना था, कहा जा सकता है। अगर धर्म ही मुख्य मकसद होता तो वो आम लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता या यहाँ अपनी हुकूमत स्थापित करता। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो आया, लूटा और चला गया। ये बात उसके किरदार को और भी जटिल बना देती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी सामने आता है। कौन सा? जो महमूद भारत में मंदिरों को तोड़ रहा था, एक विध्वंसक था, वही अपने वतन गजनी में कला और साहित्य का बहुत बड़ा संरक्षक था। यही तो विडंबना है। उसने भारत से लूटी हुई दौलत से गजनी को एक शानदार शहर बना दिया। वहां उसने खूबसूरत मस्जिद बनवाई, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनवाई। वो विद्वानों और कवियों को अपने दरबार में इकट्ठा करता था, जैसे फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखा। हाँ, महान फारसी कवि फिरदौसी। और सिर्फ वही नहीं, मध्य एशिया का महान विद्वान अलबरूनी। हाँ, अलबरूनी भी महमूद के साथ ही भारत आया था। लेकिन वो यहीं रुक गया। कई साल भारत में बिताए, यहाँ की भाषा सीखी और किताब उल हिंद लिखी। ये तो कमाल की बात है। मतलब जो आदमी एक हमलावर के साथ भारत आया, वो यहीं रुककर भारत पर सबसे गहरी किताबों में से एक लिख गया। बिल्कुल। वो किताब आज भी उस दौर के भारत को समझने के लिए एक बेशकीमती दस्तावेज है।
तो एक तरफ वो एक लुटेरा था और दूसरी तरफ अपनी मातृभूमि में एक निर्माता। ये है उसकी दोहरी शख्सियत। तो गजनी का चैप्टर 1030 में उसकी मौत के साथ बंद हो जाता है और लगभग 150 सालों तक उत्तर भारत को थोड़ी सांस लेने की मोहलत मिलती है। एक लंबा गैप था। लेकिन इतिहास खालीपन पसंद नहीं करता है ना। 12वीं सदी के अंत तक एक और ताकत उभर रही थी और इस बार इरादे बिल्कुल अलग थे। और यही एंट्री होती है मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी, सही कहा। और मोहम्मद गोरी का इरादा महमूद गजनी से बिल्कुल अलग था। वो भी अफगानिस्तान के एक छोटे से पहाड़ी इलाके गोर का शासक था, लेकिन उसकी नजर भारत की दौलत पर नहीं, भारत की जमीन पर थी। बिल्कुल। वो यहाँ एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। वो एक शासक बनना चाहता था, लुटेरा नहीं। तो उसकी रणनीति भी अलग रही होगी, मतलब सिर्फ खाओ, लूटो और चले जाओ वाला मॉडल तो यहाँ काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। उसके अभियान ज्यादा सोचे समझे, ज्यादा सुनियोजित थे। उसने पहले से गजनी के कब्जे वाले पंजाब को अपना लॉन्च पैड बनाया, एक बेस की तरह। हाँ। और जब वो किसी इलाके को जीतता तो महमूद की तरह दौलत लेकर वापस नहीं जाता था। वो वहां का शासन चलाने के लिए अपने किसी भरोसेमंद जनरल को नियुक्त कर देता था। ये एक साफ संकेत था कि वो यहाँ लंबे समय तक रुकने के इरादे से आया है। और फिर आती है वो लड़ाई जिसने उत्तर भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया, तराइन की लड़ाई। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में। उसका सामना हुआ उस दौर के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान से। हाँ, और वो एक निर्णायक मोड़ थी। इस एक जीत ने गौरी के लिए दिल्ली और अजमेर के दरवाजे खोल दिए, जो उस वक्त उत्तर भारत की सत्ता के केंद्र थे। इस लड़ाई के बाद ही भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ गई। लेकिन कहानी यहाँ भी एक मोड़ लेती है। 1206 में गोरी की हत्या हो जाती है। हाँ, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुका था। मतलब नींव रखी जा चुकी थी। बिल्कुल। उसकी मौत तक उत्तर भारत में उसकी जीत पक्की हो चुकी थी और उसका भारतीय साम्राज्य उसके सबसे काबिल गुलाम जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ गया। और यहीं से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत की कहानी। भारत में तुर्की शासन का पहला अध्याय। यहाँ मेरे मन में वो बड़ा सवाल फिर से आता है, तुर्कों ने मतलब इतनी आसानी से उत्तर भारत के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा कैसे कर लिया? क्या भारतीय राज्य सच में इतने कमजोर थे? ऐसा क्यों हुआ? और इसका जवाब हमें हमलावरों की ताकत से ज्यादा उस दौर के भारत की अपनी अंदरूनी बनावट में मिलता है। अंदरूनी बनावट मतलब उस वक्त की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में, जिसे हम सामंती व्यवस्था या फ्यूडलिज्म कहते हैं। ये व्यवस्था ही वो दीमक थी जो अंदर ही अंदर भारतीय राज्यों को खोखला कर रही थी। सामंती व्यवस्था, ये शब्द हमने कई बार सुना है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसका मतलब क्या था उस वक्त? देखिए, आसान भाषा में समझते हैं। प्राचीन काल में, जैसे मौर्यों के समय में, राजा सीधे किसानों से टैक्स यानी राजस्व वसूलता था। ठीक है। सारा पैसा सीधे शाही खजाने में आता था। लेकिन गुप्त काल के बाद से एक नया सिस्टम शुरू हुआ। राजा अपने बड़े अधिकारियों और सेनापतियों को नकद तनख्वाह देने के बजाय उन्हें जमीन देने लगा। हाँ, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा या कुछ गांव अनुदान के तौर पर दे देता था। उस जमीन से जो भी राजस्व आता वो उस अधिकारी की तनख्वाह होती थी। सुनने में तो ये एक आसान तरीका लगता है हाँ, प्रशासन चलाने का। शुरुआत में ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे इन अधिकारियों ने, जिन्हें अब सामंत कहा जाने लगा, उस जमीन को अपनी पुश्तैनी जायदाद समझना शुरू कर दिया। अच्छा, तो वो खुद को मालिक समझने लगे। बिल्कुल। और ये सामंत कई तरह के थे। कुछ पुराने स्थानीय सरदार थे जिन्हें राय या ठाकुर कहा जाता था। कुछ हारे हुए राजा थे जिन्हें उनकी जमीन इसी शर्त पर वापस दी जाती थी कि वो बड़े राजा के वफादार रहेंगे। और ब्राह्मणों को भी जमीनें दी जाती थीं। हाँ, एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्राह्मणों को दान में दी गई जमीन का था, जिसे अग्रहार या ब्रह्मदेय कहते थे। तो मतलब राजा की अपनी जमीन कम होती जा रही थी और इन सामंतों की ताकत बढ़ रही थी। यही सबसे बड़ी समस्या थी। और इन अनुदानों के साथ शर्तें भी थीं। ज्यादातर सामंतों को राजस्व का एक छोटा हिस्सा राजा को भेजना होता था, और सबसे जरूरी, सेना। हाँ, जब भी राजा को जरूरत पड़े अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ उसकी मदद के लिए हाजिर होना पड़ता था। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब राजा की अपनी कोई बड़ी स्थायी सेना नहीं थी, वो अपने सेनापतियों की दया पर निर्भर था। ठीक यही हो रहा था। राजा जितना ज्यादा शक्तिशाली दिखने की कोशिश करता, जितने ज्यादा सामंतों को जमीनें देता, वो अंदर से उतना ही खोखला और कंगाल होता जा रहा था। राजा की अपनी सेना छोटी होती गई और वो इन सामंतों की टुकड़ियों पर निर्भर हो गया। हाँ, जो पहले अपने सामंत के प्रति वफादार थीं, बाद में राजा के प्रति। और मामला यही नहीं रुका, और भी कुछ था। जब किसी बड़े सामंत को बहुत बड़ा इलाका मिलता तो वो भी अपने नीचे छोटे छोटे लोगों को जमीनें बांट देता था। ओ, तो ये एक पिरामिड जैसा बन गया। राजा के नीचे बड़ा सामंत, उसके नीचे छोटा सामंत और सबसे नीचे किसान। आपने बिल्कुल सही समझा। राजा और किसान के बीच बिचौलियों की एक लंबी चेन बन गई। तो इसका नतीजा क्या हुआ? जब गोरी जैसे हमलावर आए तो राजा के पास लड़ने के लिए एक मजबूत एकजुट नेशनल आर्मी जैसी कोई चीज ही नहीं थी। उसके पास अलग अलग सामंत की सेनाओं का एक ढोला ढाला गठबंधन था। ये सामंत आपस में भी एक दूसरे से जलते थे, लड़ते रहते थे।
उनकी वफादारी हमेशा शक के घेरे में रहती थी। तो एकता की बहुत कमी थी। बहुत ज्यादा। कई बार तो जब कोई सामंत बहुत ताकतवर हो जाता तो वो खुद को राजा से आजाद घोषित कर देता था। राष्ट्रकूट, चंदेल जैसे बड़े राजवंशों का उदय इसी तरह हुआ था। इस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल का, इन सामंतों की लड़ाइयों का सारा बोझ आखिर कौन उठा रहा था? हमेशा की तरह आम किसान। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे अपने सामंत को भारी टैक्स देना पड़ता था। उसे सामंत के खेतों पर मुफ्त में मजदूरी करनी पड़ती थी, जिसे बेगार कहते थे। और इसके अलावा भी टैक्स थे। हाँ, सिंचाई, सड़क जैसे हर छोटे-मोटे काम के लिए भी अलग से टैक्स देना पड़ता था। और सबसे बुरी बात ये थी कि वो मदद के लिए राजा के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उस पर राजा का कोई सीधा कंट्रोल ही नहीं था। और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत ही चुभने वाली बात कहते हैं। क्या? कि इन हालातों में एक आम किसान के लिए शायद इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि दिल्ली के तख्त पर कोई राजपूत राजा बैठा है या कोई तुर्क सुल्तान। बिल्कुल। उसकी जिंदगी तो सिर्फ मेहनत करने, टैक्स चुकाने और गरीब बने रहने का एक चक्र थी। उसकी वफादारी अपने गांव और अपनी जमीन से थी, किसी दूर बैठे राजा से नहीं। यही वजह है कि जब बाहरी हमले हुए तो समाज की तरफ से कोई मजबूत एकजुट प्रतिरोध देखने को नहीं मिला। व्यवस्था अंदर से इतनी खोखली हो चुकी थी कि एक बाहरी धक्के से ही भरभरा कर गिर गई। तो आज के इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि महमूद गजनी का मकसद साफ था, भारत की दौलत लूटकर मध्य एशिया में अपना साम्राज्य बनाना, सिर्फ पैसा। जबकि मोहम्मद गोरी का लक्ष्य यहीं भारत में अपनी हुकूमत कायम करना था। और हमने ये भी समझा कि उनकी सफलता का राज सिर्फ उनकी सैन्य ताकत में नहीं था। एक बड़ा कारण भारत की अपनी अंदरूनी सामंती व्यवस्था थी। एक ऐसा सिस्टम जिसने राजा को नाम का शासक बना दिया था। सही कहा, जिसने देश की सैन्य शक्ति को हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था और जिसने आम किसान को इस पूरी व्यवस्था से बेगाना कर दिया था। ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर उस समय भारत में एक मजबूत केंद्रीय सत्ता होती जहां राजस्व और सेना सीधे राजा के हाथ में होती, जैसे कि मौर्यों के समय में था, तो क्या मध्यकालीन भारत का इतिहास कुछ और होता? ये इतिहास का सबसे बड़ा क्या होता अगर वाला सवाल है। क्या एक मजबूत और एकजुट शक्ति इन हमलों का बेहतर तरीके से सामना कर पाती? हमें पक्का जवाब तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये सोचना जरूरी है। शायद असली लड़ाई तराइन के मैदान में नहीं, बल्कि उससे सदियों पहले उन गांवों और दरबारों में हारी जा चुकी थी, जहां इस बिखरी हुई व्यवस्था की नींव रखी जा रही थी।